इस क्लास के अंदर हम कवर करने वाले हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंडिपेंडेंस के बाद से लेके ईयर 1991 तक और पोस्ट लिबरलाइजेशन या इकोनॉमिक रिफॉर्म जो 1991 के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, उसके बाद किस तरीके से हमारी इकोनॉमिक या इंडस्ट्रियल ग्रोथ प्रोग्रेस की, उस सारे हम पीरियड को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, उस पीरियड को, उस सारे के सारे पीरियड को, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को हमने 4 फेजेस के अंदर डिवाइड किया है। 4 मेजर फेजेस होंगे जो कि इंडिपेंडेंस के बाद से लेके आज तक डिस्कस हम करेंगे। इंडिपेंडेंस के बाद इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ के बारे में जो सबसे पहला फेस आता है वो आता है 5 ईयर प्लान 2। जो सेकंड 5 ईयर प्लान बनाया गया था वो मेजर टाइम था, वो मेजर ड्यूरेशन था जब इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ करना शुरू हुई। सबसे पहले उसमें पॉलिसीज़ बनाई गई इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ की तरफ। इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ की तरफ कैसे हुआ? जो 5 ईयर प्लान सेकंड था, जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, उसका मेन फोकस था हैवी इंडस्ट्रीज़ का सेटअप। तो वहाँ से हम पहला फेस मानते हैं जो इंडस्ट्रीज ग्रोथ की तरफ मूव करा। उससे पहले इंडिपेंडेंस और 1956 तक का जो ड्यूरेशन था वो इंडस्ट्रीज़ पर इतना फोकस नहीं था, क्योंकि रिसोर्सेज की स्कार्सिटी होने की वजह से जो मेन फोकस था इंडिया का, इंडियन इकोनॉमी का, वो केवल और केवल किस पर था? ओनली एंड ओनली एग्रीकल्चर बेस्ड था। तो जो मेजर फोकस या मेजर शिफ्ट आया पीरियड 1956 से। 1956 से क्यों? 1951 टू 56 का जो पीरियड था वो था फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जिसके अंदर मेन फोकस था एग्रीकल्चर। जो सेकंड 5 ईयर प्लान आया था 1956 से लेके 1961, उसका मेन फोकस था हैवी इंडस्ट्रीज का सेटअप। चलते हैं उस पीरियड की तरफ। फर्स्ट फेज की तरफ मूव करने से पहले हम सारे फेसेस को एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट फेज आया था आपका 1955 से लेकर 1965 तक, जिसके अंदर इंडिया का मेन फोकस जो था वो क्या था? इंडस्ट्रीज़ का सेटअप, इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करना, इंडस्ट्रीज़ को रूरल एरियाज़, बैकवर्ड एरियाज़ में लेके जाना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का सेटअप करना, वो सारा के सारा तरफ फोकस था। वो किस तरीके से पॉलिसीज़ बनाई और कैसे वर्क हुआ, हम एक एक फेज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। कितना हमारी उसके अंदर सक्सेस मिली, उन पॉलिसीज़ जो क्रिएट की गई उसमें कितनी सक्सेस मिली और कितना हम फेल हुए। उसके बाद जो दूसरा फेज़ आया था वो था 1965 से लेके 1980 की तरफ, जिसके अंदर इंडस्ट्रियल डीसेलरेशन हुआ या फिर रेट्रोग्रेशन हो गया, स्ट्रक्चरल रेट्रोग्रेशन। रेट्रोग्रेशन का मतलब हो गया कि रिटर्न बैक टू द प्रीवियस पीरियड, जो पहले सिचुएशन थी वापस उसी सिचुएशन पर पहुंच जाना किसी इकोनॉमी का, वो होगा रेट्रोग्रेशन या डीसेलरेशन। मतलब कि जो इंडस्ट्रीज थी वो बैकवर्ड पोजीशन में चली गई, उनका डीसेलरेशन हुआ, वो ग्रो करने की जगह नेगेटिव में चली। क्यों नेगेटिव में गई वो सारा हम डिस्कस करेंगे इस 65 और 80 पीरियड के अंदर, क्योंकि हमने टोटल प्रोग्रेस देखनी है कि किस तरीके से ओवरऑल प्रोग्रेस हुई इंडियन इकोनॉमी की, इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ। जो थर्ड फेज था वो था 1981 टू 1991। 1991 का मतलब जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आई थी इंडिया के अंदर उससे पहले का ड्यूरेशन, जिसको इंडस्ट्रियल रिकवरी पीरियड कहा गया। 1980 से लेके 91 तक का जो पीरियड है ये कौन सा होगा? रिकवरी पीरियड। इसको रिकवरी पीरियड भी कहा गया। इसके बाद जो लास्ट फेज है वो है पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड। जो लिबरलाइजेशन पॉलिसीज किसके अंडर में आई थी? एलपीजी। एलपीजी क्या है यहाँ पर? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसका एक मेन पार्ट है लिबरलाइजेशन। तो 1991 जिसको हम न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी बोलते हैं, जो 1991 की जो पॉलिसीज़ हैं उसको हम न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 भी बोलते हैं। अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम फेज़ 55 टू 65। जो फेज़ वन है, हम फेज़ वन की बात कर रहे हैं यहाँ पर 1955 टू 65। यहाँ पर जो मेन फोकस था वो था बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। यहाँ पर बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, इंडस्ट्रियल बेस जो है इंडियन इकोनॉमी का उसको स्ट्रॉन्ग करना। किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना हमने यहाँ पर लिखा है। देखिए, ये कौन से 5 ईयर प्लान का आउटकम था? ये था सेकंड 5 ईयर प्लान का आउटकम, जो कि 1956 के अंदर बना, जिसका मेन फोकस था हैवी इंडस्ट्रीज़ का सेटअप। तो उसी से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस बनाया गया। जब हैवी इंडस्ट्री सेटअप की गई, उस हैवी इंडस्ट्रीज सेकंड 5 ईयर प्लान के आउटकम से ही सबसे पहले रोरकेला स्टील प्लांट को सेटअप किया गया उड़ीसा के अंदर। यहाँ पर उसको
उड़ीसा में सेटअप किया गया। सेकेंड 5 ईयर प्लान में सबसे पहले रोरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा। यहाँ पर ये जो जर्मनी लिखा है, जर्मनी का मतलब है यहाँ पर असिस्टेंस जो थी वो किसकी थी, जर्मनी की असिस्टेंस थी। वो टेक्निकल असिस्टेंस थी, कैपिटल में असिस्टेंस थी, वो सारी की सारी असिस्टेंस किसने दी यहाँ पर, जर्मनी ने। उसके बाद मूव करते हैं हम, जो सेकंड सपोर्ट की गई वो था, सेकंड मेजर आउटकम थी वो था भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट को कहाँ पर सेटअप किया गया, छत्तीसगढ़ में। और इस भिलाई स्टील प्लांट के अंदर जो मेजर असिस्टेंस थी वो थी रशिया की। नेक्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर जो इस 5 ईयर प्लान के अंदर जो नेक्स्ट बड़ी आउटकम थी, जो बड़ा हमारा हमें अचीवमेंट हुआ था, वो था दुर्गापुर स्टील प्लांट। दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ पर था, वेस्ट बंगाल। ये ब्रिटेन की असिस्टेंस से यहाँ पर सेटअप किया गया। तो ये किसी भी हमारी जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के लिए सबसे बड़ा जो बेस था वो था सेकंड 5 ईयर प्लान, जिसमें कि हैवी इंडस्ट्रीज़ का सेटअप किया गया। क्योंकि एक स्टार्ट का होना बहुत ज़रूरी था, जहाँ से कि जो ग्रोथ थी वो स्पार्क मिला उसको, वो बड़ी तेज़ी से बड़ी उसने मूव किया। तो इस आउटकम की वजह से सेकंड 5 ईयर प्लान जो कि 1956 टू 61 था, 1956 टू 61 तक चला था, जिससे कि आगे की तरफ हमारी इंडस्ट्रीज़ ग्रो करी। ये फेस बहुत ही इम्प्रूवमेंट वाला था, इसके अंदर बहुत इम्प्रूव किया हमारी इंडस्ट्रीज़ ने। लेकिन इसके बाद का जो पीरियड था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा। जो फेज़ टू था, जो फेज़ टू की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट फेज़ के अंदर हमने स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस की बात की, लेकिन सेकेंड जो फेज़ है उसके अंदर हमने इंडस्ट्रीज़ डीसेलरेशन की बात की, वहाँ पर स्ट्रक्चरल रेट्रोग्रेशन की बात की, मतलब वो डिग्रेड होगा। चलते हैं फेज़ टू की तरफ। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फेज़ टू की, जो कि 1965 से लेके 1980 तक चला। 1965 से 1981 का पीरियड, हम 80 तक का पीरियड हमने इसलिए अच्छा नहीं बताया, इसको डीसेलरेशन और रेट्रोग्रेशन का जो पीरियड है हमने इसलिए बोला क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी मिस हैपनिंग्स हुई। सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान वॉर, 1965 के अंदर जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ उससे हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा गिरी। नेक्स्ट था सीवियर ड्रॉट, जो 1965 और 66 के अंदर हमारे यहाँ पर सूखा पड़ा, जो ड्रॉट पड़ा उसकी वजह से भी बहुत बुरी तरीके से हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है वो हमारी इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुई, बहुत वर्स वे में अफेक्ट हुई। नेक्स्ट 1971 के अंदर दोबारा इंडिया पाकिस्तान वॉर होने से पूरी तरीके से हमारी इकोनॉमी डंप हो गई, ख़त्म हो गई, जिससे रिकवरी करने में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल करनी पड़ी। तो इन तीनों वॉर की वजह से ही ये वाला जो पूरा पीरियड है, ये पूरा का पूरा पीरियड इंडस्ट्रियल डीसेलरेशन का पीरियड कहा गया। ऐसा नहीं है, इस पीरियड के बीच में और बहुत सारे अचीवमेंट्स भी थे। आईडीबीआई का सेटअप था, एफसीआई का सेटअप था, लेकिन ये जो मिस हैपनिंग्स थी, जो वॉर्स हुई, इन सब की वजह से इंडस्ट्रियल डीसेलरेशन हुआ, इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हुई। इसके बाद मेजर फेज़ स्टार्ट हुआ जिसको हमने इंडस्ट्रियल रिकवरी का फेज़ कहा गया। फेज़ थ्री की बात करेंगे। फेज़ थ्री जो चला वो लिबरलाइजेशन से पहले का फेज़ और 80 के बाद का फेज़ था। 81 से लेके 91 तक के फेज़ की हमने बात की। तो इस फेज़ में हमने देखा कि हमारी सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो डीसेलरेट हुई यहाँ पर। और जो नेक्स्ट पीरियड होगा अब इसके बाद का, अब हमें क्या करना था, हमारी इकोनॉमी को रिकवरी करनी थी। चलते हैं फेज़ थ्री की तरफ। पीरियड 1980 टू 1991 जिसको हमने फेज़ थ्री कहा गया, इसको पीरियड ऑफ रिकवरी कहा गया, इंडस्ट्रियल रिकवरी का पीरियड था। क्यों इसको इंडस्ट्रियल रिकवरी का पीरियड कहा गया, क्योंकि जो इससे पहला पीरियड था वो बहुत बुरी तरीके से इकोनॉमी हमारी माइनस में गई। उससे रिकवरी के लिए यहाँ पर कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई और कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हुए जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी रिकवरी हुई। सबसे पहला था उसमें 1980 के अंदर 6 बैंक का नेशनलाइजेशन, 6 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ। देखिए, बैंक्स नेशनलाइजेशन से कोई भी इंडस्ट्रीज़ या कोई भी बिजनेस जो है अच्छे तरीके से ग्रो करता है, क्योंकि किसी भी मनी के मूवमेंट के लिए, कैपिटल मूवमेंट के लिए बैंक का एक चैनल जो होते हैं, बैंक ऐसे चैनल सबसे बड़ा वर्क करते हैं। तो उनका नेशनलाइजेशन भी एक सबसे बड़ा फैक्टर था, जिसको कि 1980 के अंदर किया गया। 1980 में 6 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड
उसके बाद जो मेजर था वो था 1982। 1982 के अंदर नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। नाबार्ड, देखिए नाबार्ड जो होता है, नाबार्ड वैसे बेसिकली एग्रीकल्चर की तरफ वर्क करता है। इसका मेन काम होता है एग्रीकल्चर। जो रीजनल रूरल बैंक्स होंगे और कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे उनको ये गाइड और असिस्ट करता है, असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। लेकिन जो हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, हमारी इंडस्ट्रीज़ बेसिकली डिपेंड होती हैं प्राइमरी सेक्टर के ऊपर, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ आएंगी जो हमारी सेकेंडरी सेक्टर में आएंगी, और सेकेंडरी सेक्टर पूरी तरीके से डिपेंड होता है प्राइमरी सेक्टर के ऊपर। अगर हमारा प्राइमरी सेक्टर ग्रो करेगा तो सेकेंडरी सेक्टर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगी। उसी के डेवलपमेंट के लिए जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, जिससे कि हमारी इंडस्ट्रीज़ को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। एक ये भी फैक्टर था जिससे कि हमारी इंडस्ट्रीज़ रिकवरी कर पाई। और ईयर 92 के अंदर ही एक्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक क्या होगा, अगर हम कुछ प्रोडक्शन करेंगे उससे हम कोई एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और इंपोर्ट के अंदर जो पॉलिसीज़ क्रिएट होती हैं, जो ईजमेंट होता है बिजनेस के अंदर, जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं उसको रिमूव किया जाता है। जो पॉलिसीज़ कराई जाती हैं एक्सपोर्ट के लिए और इंपोर्ट के लिए उनको ईजी करा जाता है, वो सारे चैनल्स ईजी करे जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिससे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को रिकवर करने के लिए हमने स्ट्रेटजीज क्रिएट की, और जो इंडस्ट्रीज़ थी वो रिकवरी मोड की तरफ बढ़ी आगे ईयर 1991 तक। चलते हैं नेक्स्ट फेज़ और लास्ट फेज़ 1991 का, जिसमें कि जिसको हम पोस्ट लिबरलाइजेशन फेज़ भी कहते हैं और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी कहा गया। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब क्रिएट की गई थी, ईयर 1991 के अंदर, जिसको इकोनॉमिक रिफॉर्म या इंडस्ट्रियल रिफॉर्म का पीरियड भी कहा गया, जिससे कि हमारी इंडस्ट्रीज़ बहुत तेज़ी से ग्रो हुई। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे लास्ट फेज़, फोर्थ फेज़ की बात कर रहे हैं, जो ईयर 1991 से लेके ऑनवर्ड्स का पीरियड है। ये पीरियड सबसे अच्छा पीरियड इसलिए, इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो था डी लाइसेंसिंग, लिबरलाइजेशन, एमआरटीपी का एबोलिशन या उसको स्क्रैप करना। ये कुछ ऐसे फीचर्स थे जो 1991 पॉलिसी के थे। हम उन फीचर्स को लिख लेते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। ये वाला पीरियड था इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स का, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, जिसके अंदर सबसे पहले न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 को इंट्रोड्यूस कराया गया। इस पॉलिसी से क्या हुआ कि लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई। लिबरलाइजेशन का मतलब डी लाइसेंसिंग किया गया, लाइसेंसिंग सेक्टर को जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी वहाँ से एबोलिश किया गया, लाइसेंसिंग को हटाया गया। लेकिन उस लाइसेंसिंग के अंदर भी कुछ कंडीशंस थी। 5 ऐसे सेक्टर्स थे जिसको कि रिज़र्व करा गया, गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर के लिए रिज़र्व करके रखा। अल्कोहल, टोबैको, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स एंड। देखिए उसको हम पूरा डिटेल में एक अलग से क्लास कर चुके हैं, जो कि क्लास हम पहले ही, इससे पहले एक पूरी क्लास कर चुके हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाम से, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के अंदर, जिसमें कि सारे फैक्टर्स हमने पूरे डिटेल्स में पढ़े कि क्या फैक्टर्स थे जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का पार्ट थे। हम यहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ग्रोथ हुई, या वो कौन से फैक्टर्स थे जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ लीड करे। तो हमने यहाँ सबसे पहला फैक्टर्स था न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंट्रोड्यूस जो की गई थी 1991 के अंदर, जिसका मेन फीचर था डी लाइसेंसिंग, लिबरलाइजेशन पॉलिसी या लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो पब्लिक सेक्टर्स हैं उसको प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर इन्वॉल्व करना, जो कुछ पब्लिक सेक्टर की शेयर होल्डिंग को प्राइवेट सेक्टर को बेच देना या ट्रांसफ़र कर देना, वो होगा डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब प्राइवेट सेक्टर का रोल को यहाँ पर इंक्रीज़ कर देना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर लाना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो ट्रांसफ़र करना फॉरेन टेक्नोलॉजी को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन कंपनीज़ यहाँ की इंडस्ट्रीज़ के अंदर, यहाँ की कंपनीज़ के कैपिटल में कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगी, कुछ अपनी हिस्सेदारी लगाएंगी, यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगी पैसे को, और जिससे कि हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा, जो अल्टीमेटली लीड्स करेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो पूरी तरीके से उसने शिफ्ट लाया, एक रिफॉर्म लाया, जब से कि एलपीजी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेट किया जाने लगा। लिबरलाइजेशन के अंदर रिलैक्सेशन किया गया, लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ को रिलैक्सेशन दिया गया। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि इंडियन इकोनॉमी को या किसी भी कंट्री को इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ कनेक्ट किया गया, जिससे कि क्रॉस बॉर्डर भी कंपनियां सप्लाई करने लगी, मटेरियल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने लगी, वहाँ पर प्रोडक्ट्स
बेचने लगी, जब क्रॉस बॉर्डर सप्लाई होने लगी तो बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ और इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। तो आफ्टर 1991 इंडियन इकोनॉमिक इंडस्ट्री जो जितनी भी इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अंदर एक बहुत तेज़ी से शिफ्ट आया, बहुत तेज़ी से वो ग्रो करी। तो ये था सब कुछ इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में। इंडस्ट्रियल ग्रोथ पूरी तरीके से डिपेंड थी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के ऊपर, कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ 1991 के अंदर आई थी वही सारे फैक्टर्स थे इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो ये हमने सारा पढ़ा 1955, जो कि सेकेंड 5 ईयर प्लान था जो हैवी इंडस्ट्रीज़ पे बेस्ड था। पोस्ट इंडिपेंडेंस से लेके और पोस्ट लिबरलाइजेशन तक का सारा ग्रोथ के क्या फैक्टर्स थे जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट में हेल्प करने लगे।